नमस्कार मित्रों, हंस के इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर देने के लिए हंस परिवार का बहुत बहुत आभार। और पल्लव जी को चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि हम में से कोई अध्यापक नहीं है। वो खुद ही हैं, इसीलिए वो चिंतित हो रहे थे। वक्ताओं में कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं रचना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराधिकारी, जैविक उत्तराधिकारी तो होते ही हैं, जिनको सब कुछ मिलता है, उत्तराधिकार में मिल जाता है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रचना जी ने उत्तराधिकार में राजेंद्र जी की रचनात्मकता को लिया और उसको इस ढंग से निभाती चली जा रही हैं। ऐसी प्रभावी टीम बना करके कि कभी कभी तो लगता है कि यादव जी ही अभी केवल अपनी कुर्सी पे ऑफिस में ही नहीं बैठे हैं, बल्कि पूरे हंस में विद्यमान हैं और निरंतर ऊपर ले गईं। और जो कार्यक्रम होते थे साल भर में, आप देख सकते हैं कि उनमें भी एक ऊंचाई निरंतर दिखाई दे रही है, जबकि साहित्य उनका क्षेत्र नहीं था। उन्होंने लिया जिम्मेदारी के रूप में और बहुत ही खूबसूरती से निभा रही हैं। और जैसा कि अभी घोषित हुआ है, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह हम लोगों की भागीदारी आगे भी होती रहेगी। अभी बताया गया समय कि 1 दशक यादव जी को गए हो गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी जिस तरह सब कुछ चल रहा है, यही लगता है कि अभी हंस के दफ्तर जाएंगे तो यादव जी मुस्कराते ठहाके लगाते हुए मिलेंगे, और नहीं तो वीणा जी कहेंगी कि बैठिए सर, बस आते ही होंगे। ये माहौल देना 1 दशक के किसी के चले जाने के बाद, आप देखिए साहित्य के क्षेत्र की कितनी विभूतियां गईं, कितनों को गए, 1 दशक हो गए और अब हम उन्हें कितना याद करते हैं। तो लगता है कि ये जो उत्तराधिकार के रूप में रचना जी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, ये कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी रेयर है, लगभग अकेली है। पीछे नज़र डालिए तो लगता है कि जिस ढंग से इन्होंने ओन किया, इस ढंग से ओन करने वाले जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अपनी बात पर राजेंद्र जी पर आने के पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना जरूरी समझता हूँ। राजेंद्र जी बहुत अच्छे लेखक थे। शुरुआत में हम उनको पढ़ते थे, उनकी कहानियों को, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं और भी तमाम। फिर वे मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुए, मध्य वर्गीय कहानियाँ लिखा करते थे और लगभग अपना पूरा लेखन उन्होंने उसी में किया। और तब 60 साल के बाद जैसे लोग कहीं से रिटायर होते हैं, उस मध्य वर्गीय लेखन से वो रिटायर हुए, मैं ऐसा मानता हूँ। और तब एक संपादक के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। एक पत्रिका लेकर, एक स्वप्न लेकर आए, जिसमें उन्होंने संघर्ष किया और नई पीढ़ी से, उस समय की पीढ़ी से साहित्य का सृजन कराया। ये उनका दूसरा जन्म था। फिर उनका तीसरा जन्म भी हुआ जब मंडल आयोग की रिपोर्टें लागू हुईं। बहुत सारे लोगों का उनसे मोह भंग हुआ और बहुत सारे लोगों ने ये माना कि उनके अंदर का ये जो तीसरा जन्म है, इसको इसी समय आना चाहिए था। दूसरा कोई अवसर ही नहीं था कि वो तीसरी बार जन्म लेते। मुझे याद है पहली बार राजेंद्र जी से मेरा परिचय बलराम ने कराया था। मुझे लेकर के अपने सारिका के दफ्तर से मुझे लेकर के वो अक्षर प्रकाशन में गए थे।
वो मेरे ख्याल से सन 82 का समय रहा होगा। और उस समय राजेंद्र जी के मन में एक पत्रिका की जरूरत का मंथन चल रहा था, यही वो काल था। और उसके बाद अगस्त 86 से इसकी शुरुआत हुई और उस समय के सारे कहानीकारों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। और बाद में तो नहीं, लेकिन पहले साल उन्होंने ऐसी चर्चित कहानियों को याद भी किया। तो उस समय 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी कहानियाँ चिन्हित की गईं जिनमें नहीं कहा जा सकता था कि कोई एक कहानी किसी से आगे है या पीछे है। एक जैसी उपलब्धि वाली कहानियाँ उस पहले ही वर्ष में देखने को मिली। राजेंद्र जी ने विमर्शों को आधार दिया, और जब तक विमर्श के रूप में हम चीज़ों पर विचार नहीं करते, रचना की अपेक्षा नहीं करते, तब तक पूर्णता में चीज़ें नहीं आती हैं। स्त्री के प्रति उसके पहले भी लोगों में संवेदना थी, सहानुभूति थी। दलितों के प्रति भी उसके पहले सहानुभूति थी, अल्पसंख्यकों के प्रति भी थी, आदिवासियों के प्रति भी थी, लेकिन वह रस्मी तौर पे दिखाई देती थी। साहित्य में उनका प्रतिनिधित्व इतना नहीं था कि लोगों की नज़र उन पर पड़े, वो फोर फ्रंट में दिखाई दें, सामने दिखाई दें, उन पर विचार करना सभा सोसाइटी की ज़रूरत बन जाए, महसूस हो जाए। तो ये बड़ा काम उस ज़माने में राजेंद्र जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से किया। और दूसरा बड़ा काम देखिए, आप लोग उनका संपादकीय पढ़ते रहे होंगे। उनका संपादकीय आता था आवाज़ों को चैलेंज करने वाला, आवाज़ों को के संबंध में प्रश्न खड़ा करने वाला। आवाज़ों का मतलब आ से अटल, आ से आडवाणी, वाह से वाजपेयी और जो से जोशी। ये तब की बात थी, सोचिए। और आज हम कहाँ आए, आज हमारा समाज कहाँ आया। आज इस बिंदु पे विचार करें तो तब उन्होंने इन चीज़ों को पहचान लिया था और उस पर प्रहार कर रहे थे, निर्भीक ढंग से प्रहार कर रहे थे, जबकि कहीं इधर किसी का ध्यान नहीं था। तो ये जो प्रासंगिकता है आवाज़ों को चिन्हित करने वाली, ये तो उस समय मुझे और नहीं याद आता कि इतने खुले रूप में, इतने साहस के साथ, इतना ज्वलंत मुद्दा इसको मानते हुए किसी और ने उठाया था, चाहे किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने। जब हंस निकालने की योजना बनी और जब वो निकलने लगा, पहले भी और बाद में भी, मेरे पास यादव जी के लंबे लंबे पत्र हैं। लंबे पत्र जो 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज के होते थे, वो टाइप करके मिलते थे। और कुछ छोटे छोटे होते थे जिसमें 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन होती थी, और उसमें यादव जी का, वो राजेंद्र का जिस रूप में उनकी शैली बनी थी, सिग्नेचर जो थी, उसको देखते ही अंदर से उल्लास हो जाता था, उस पत्र को पढ़ते हो जाता था। कोई उसमें याचना कभी नहीं रहती थी, एक जिम्मेदारी की याद दिलाई जाती थी, चाहे रचना के लिए, ज़्यादातर रचना के लिए और फिर संसाधन के लिए। मैं रचना भी बहुत नहीं दे पाया और संसाधन भी बहुत नहीं जुटा पाया हंस के लिए। संसाधन न जुटा पाने का तो मुझे अभी भी मलाल रहता है। रचना तो जो हुई सो हुई, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। नवोदित लेखकों को इतना सम्मान, जिसकी कोई कहानी नहीं छपी है, और हंस के दफ्तर में धड़धड़ाता हुआ आ जाता था और कभी कभी उन्हीं से पूछता था कि राजेंद्र यादव से मिलना है। कई बार मैंने देखा, चले आ रहे हैं धूल धूसरित, कहीं बिहार से, कहीं मध्य प्रदेश से, और कोई रोक टोक नहीं थी कि रुकिए किससे मिलना है, कहाँ जाना है।
और क्या काम है राजेंद्र यादव जी से, क्या काम है पूछते थे, वो खुद ही तो बताते थे कहानी लेकर के आए हैं। तो कहते अच्छा दीजिए, 12-14 पेज की कहानी दे देते थे। नहीं कहते थे कि पहले कभी कुछ छपी है कि नहीं छपी है, कौन है, क्या नाम है। उसी तरह बैठाते थे। अगर लंच होता था तो आधा पराठा उनको भी देते थे। इतना लोकतांत्रिक बिहेवियर आप कल्पना करिए, आप दिमाग दौड़ाइए कि ऐसे सिद्धहस्त लेखक और संपादक का इतना लोकतांत्रिक अपने जूनियर से जूनियर व्यक्ति के लिए, लेखक के लिए या पाठक के लिए कितनी गालियां आती थी मंडल के ज़माने में, और वो सब छाप दिया करते थे। कहाँ मिलेगा ऐसा व्यक्तित्व। अभी भी कानों में कभी कभी उनका अट्ठहास सुनाई पड़ता है और आगे भी सुनाई पड़ता रहेगा। सुनाई पड़ते रहना चाहिए। उनसे हमें शक्ति मिलती रहेगी, साहस मिलता रहेगा और लोकतांत्रिक होने का जज्बा मिलता रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।